हेलो स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी के पहले केस नॉन डीजनरेट केस के लिए हमने फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हमने क्या करना है, नॉन डीजनरेट केस में हमने चार टर्म्स का एक्सप्रेशन फाइंड करना था। एक था हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, दूसरा था हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन, तीसरा था हमारे पास सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन और लास्ट है हमारे पास सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन, जिसमें से हम फर्स्ट पॉइंट जो है वो लास्ट पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। हमने फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन का एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड कर लिया था। बाकी के तीन बचे हुए पार्ट्स आज हम कंप्लीट करेंगे। आज हम फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन निकालेंगे, सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन का एक्सप्रेशन निकालेंगे और सबसे लास्ट में सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड पॉइंट से, जो कि है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन। अब हमने नॉन डीजनरेट केस में सेकंड टर्म का जो एक्सप्रेशन फाइंड करना है वो हमारे पास है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन। और लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन को हम डिनोट कर रहे थे साई एन 1 से, मींस हमने साई एन 1 की कैलकुलेशन करनी है बी पॉइंट के अंदर। तो स्टूडेंट्स जो हमारा ये फंक्शन है साई एन 1 जिसे हम फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन बोल रहे हैं, इसे हम एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास जो अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शंस थे वो क्या थे, हमारे पास साई एन 0 थे, मींस हमारे पास टोटल n नंबर ऑफ अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शंस हैं जिसको हम डिनोट कर सकते हैं साई 10 से, साई 20 से और सबसे लास्ट में हमारे पास होगा साई एन 0। ये हमारे पास अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शंस हैं गिवन सिस्टम के। तो जो हमारा ये है साई एन 1, इसको हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, साई एन 1 इज इक्वल टू C1 साई 10 प्लस C2 साई 20 प्लस अप टू सो ऑन प्लस Cn साई एन 0। तो ये जो हमारे पास साई 10 है, साई 20 है और ये साई एन 0 है, ये अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शंस हैं सिस्टम के। तो हमने क्या किया, इनके साथ कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई कर दिए हैं C1 C2 से लेके Cn तक। तो यहां पर हम साई एन 1 को इन वेव फंक्शंस के, इन अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शंस के लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बात का आप ध्यान रखेंगे, जब हम फोर्थ पॉइंट कैलकुलेट करेंगे सेकेंड ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन, वहां पर भी हम जो वेव फंक्शन होगा हमारे पास साई एन 2, उसको भी हम बिल्कुल इसी फॉर्म में ही एक्सप्रेस करेंगे। वहां पर भी हमारा जो पहला स्टेप रहेगा, जब भी हमें कोई भी करेक्शन करना है वेव फंक्शन में, चाहे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन हो चाहे सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन हो, तो पहला स्टेप जो है वो हमेशा यही रहने वाला है जो यहां पर लिखा गया है बी पॉइंट के अंदर। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो जो हमारी राइट हैंड साइड है इसको हम समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन एल सी एल साई एल 0। ये हमारी 11th इक्वेशन होगी जहां पर एल की वैल्यूज जो है वो 1 2 3 से लेके एन तक होंगी। आप देख सकते हैं अगर आप यहां पर 1 2 3 पुट करेंगे एल की वैल्यूज को और समेशन ओपन अप करेंगे तो आपको यही सीरीज जो है वो देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट्स ये तो साई एन 1 की नॉर्मल फॉर्म है। अगर हमें इसे डिराग नोटेशन में लिखना हो तो डिराग नोटेशन में हम क्या करते हैं, कोई भी जो वेव फंक्शन होता है उसकी डिराग नोटेशन जो होती है वो होती है कि हमें वेव फंक्शन को कैट ब्रैकेट के अंदर डाल देना होता है। किसी वेव फंक्शन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं डिराग नोटेशन में और जिसे हम बोलते हैं कैट साई। तो हमने क्या करना है, जो आपको वेव फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं 11th इक्वेशन में, चाहे ये वाला वेव फंक्शन हो चाहे ये वाला वेव फंक्शन हो, इसे आपने कैट ब्रैकेट के अंदर डाल देना है। तो डिराग नोटेशन में इक्वेशन नंबर 11 को हम लिख सकते हैं कैट साई एन 1 इज इक्वल टू समेशन एल सी एल कैट साई एल 0। ये हमारी 11A इक्वेशन होगी। देखिए स्टूडेंट्स ये जो एल है, इस एल की जगह पर हम कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं स्मॉल लेटर्स में, ए से लेके जेड तक आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं। ये तो हमने एल की टर्म्स में लिखा है एक्सप्रेशन, इसे आप किसी और अल्फाबेट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। हम जो दूसरा अल्फाबेट लेंगे यहां पर वो के होगा, अगर आप एल को के से रिप्लेस कर देंगे तब भी यही एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू रहेगा। तो कैट साई एन 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन के सी के कैट साई के 0। ये हमारी 11B इक्वेशन होगी। ऐसा हमने क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी।
जब हम आने वाले पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, सी और डी पॉइंट्स, इस बी पॉइंट के बाद जब हम सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन या फिर सेकंड ऑर्डर करेक्शन ऑफ द वेव फंक्शन फाइंड करेंगे, तो वहां पर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैंने ये चीज जो है वो यहीं पर पहले ही लिख दी है। ये एल के टर्म्स में लिखा हुआ है 11A इक्वेशन, ये के टर्म्स में लिखा हुआ है। आप जैसे मर्जी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे एल ले चाहे के ले। इसकी हमें जरूरत पड़नी थी, इसलिए हमने यहां पर पहले ही लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स, जब हमने फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन का एक्सप्रेशन फाइंड किया था पिछले पार्ट में, पार्ट 1 में, तो वहां पर हमने 7th इक्वेशन का यूज किया था। जब भी हमें फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कैलकुलेट करना है, चाहे वो एनर्जी का फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन हो, चाहे वो वेव फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन हो, वहां पर हमेशा 7th इक्वेशन ही यूज होगी। तो इस पॉइंट में हमने कैलकुलेट करना है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन, तो यहां पर भी हम 7th इक्वेशन का यूज करेंगे, क्योंकि 7th इक्वेशन में हमारे पास साई n1 का एक्सप्रेशन है, साई n1, हमें साई n1 का ही वो एक्सप्रेशन निकालना है। तो 7th इक्वेशन में ये एक्सप्रेशंस मौजूद है, तो हम 7th इक्वेशन का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन में 7th इक्वेशन लिखने के बाद 7th इक्वेशन को डिराक नोटेशन के टर्म्स में लिखा था, ठीक इसी प्रकार से अब हम इसी इक्वेशन नंबर 7 को डिराक नोटेशन के टर्म्स में लिखने वाले हैं। इन डिराक नोटेशन अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज। तो अगेन, अगर आपको डिराक नोटेशन में लिखना है, आपको जहां जहां वेव फंक्शन लिखा हुआ, ये वाला वेव फंक्शन हो, चाहे ये वाला वेव फंक्शन हो, चाहे ये वाला वेव फंक्शन हो, चाहे ये वाला वेव फंक्शन हो, इसको आपने कैट ब्रैकेट के अंदर डाल देना है, तो आपको इसकी डिराक नोटेशन मिल जाएगी। तो डिराक नोटेशन में ये वाली इक्वेशन बन जाएगी H0, इसको आपने कैट ब्रैकेट में डाल दिया, कैट साई n1 प्लस H डैश, इस साई n0 को आपने कैट ब्रैकेट में डाल दिया, कैट साई n0 इज इक्वल टू en0, इसको आपने कैट ब्रैकेट में डाल दिया साई n1 प्लस en1, और इसे आपने कैट ब्रैकेट में डाल दिया कैट साई n0। ये हमारी 12th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, 11A इक्वेशन को 12th में यूज करना है। 11A इक्वेशन हमारे पास ये है। 11A इक्वेशन में किसकी वैल्यू दे रही है, कैट साई n1 की वैल्यू दे रही है। कैट साई n1 आपको यहां पर दिखाई दे रहा है और यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो इन दोनों कैट साई n1 को हम इस समेशन LCL कैट साई L0 से रिप्लेस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए यहां पर समेशन LCL तो कांस्टेंट है, इसे हम तो पहले बाहर ले लेते हैं। समेशन LCL, तो पहले हम H0 लिख देते हैं, फिर हमारे पास ये वाली टर्म लिख देते हैं कैट साई L0। तो इस कैट साई n1 की जगह पर ये पुट करके आपको ये मिल जाएगा, समेशन LCL हमने पहले लिख दिया, फिर ये वाला H0 लिख दिया, फिर हमने ये कैट साई L0 लिख दिया यहां पर, ठीक है। प्लस उसके बाद H डैश है, ये H1 नहीं है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। H डैश जो है वो परटर्बेशन को डिनोट कर रहा है। ये टर्म एज इट इज रहेगी, साई n0 इज इक्वल टू en0। इस साई n1 कैट की जगह पर भी हम ये पुट करने वाले हैं। तो अगेन समेशन LCL पहले बाहर लिख लेते हैं, पहले हम यहां पर समेशन LCL लिख लेते हैं, फिर हम ये लिख देते हैं en0, फिर हम ये लिख देते हैं कैट साई L0। तो स्टूडेंट्स, हमने इसकी जगह पर ये पुट करके आपको ये मिल जाएगा, en0 हमारे पास ऐसे ही रहेगा, प्लस ये टर्म हमारे पास एज इट इज रहेगी en1 कैट साई n0। तो हमारे पास ये स्टेप आ गया। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड से इस ब्रा साई m0 से मल्टीप्लाई करना है। इसे हम बोलते हैं, इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं ब्रा ब्रैकेट। इस ब्रा ब्रैकेट में हमारे पास साई m0 लिखा हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे ब्रा साई m0। तो लेफ्ट हैंड साइड से हर एक टर्म के आगे आपने ये वाले टर्म जो है वो लगा देनी है मल्टीप्लाई में। तो आपको क्या मिलेगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ब्रा साई m0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड वी गेट। तो ध्यान से देखिए, इसके लेफ्ट हैंड साइड में हम ये लिखेंगे। अब समेशन LCL तो कांस्टेंट है, उसे हम तो पहले लिख देते हैं, समेशन LCL हमने पहले लिख दिया, और इस H0 कैट साई L0 के लेफ्ट साइड में, इस H0 के लेफ्ट साइड में ये लिख देते हैं ब्रा साई m0। उसके बाद है हमारे पास H0, ये जीरो जो है वो ऊपर है H के, ये ध्यान रखना है आपने। अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के हैमिल्टोनियन को हम H0 से रिप्रेजेंट करना है, जीरो हमेशा ऊपर आएगा, H0। उसके बाद है हमारे पास साई L0 कैट ब्रैकेट में, तो ये आ गया हमारे पास, प्लस अब इस टर्म को भी हमने इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट हैंड साइड से। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में साई
जीरो, फिर हमारे पास है एच डैश, फिर हमारे पास है यहां पर साई एन जीरो, ये हमारे पास हो गया इक्वल टू में। इस टर्म को भी हमने इससे मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट हैंड साइड से, समेशन एल सी एल और ई एन जीरो एक नंबर है, तो इस टर्म को हम पहले लिख देते हैं समेशन एल सी एल ई एन जीरो, और इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो हम यहां लिखेंगे समेशन एन जीरो जिससे हमने मल्टीप्लाई किया, और साथ में हमारे पास है ये साई एल जीरो, ये आ गया। उसके बाद है हमारे पास प्लस ई एन वन एक नंबर है, एनर्जी जो है वो एक नंबर की फॉर्म में होगी, तो वो तो कांस्टेंट है, वो तो ऐसी रहेगी। उसके बाद इस टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड से इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रा साई एम जीरो साई एन जीरो, ये आ गया हमारे पास। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड से इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपका स्टेप जो है वो ये बनेगा। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या था, एच जीरो साई एन जीरो जो है वो इक्वल टू था ई एन जीरो साई एन जीरो के। ये एक्चुअली श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन थी, किसके लिए, अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के लिए। बट यहां पर हमारे पास क्या है, एच जीरो साई एल जीरो है, तो हम क्या करते हैं जहां जहां एन लिखा है वहां वहां एल पुट कर देते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, एच जीरो साई एल जीरो इज इक्वल टू ई एल जीरो साई एल जीरो। इस फर्स्ट इक्वेशन में जहां जहां एन है वहां वहां हमने एल पुट कर दिया, बट ये जो टर्म लिखी है ये डिराक नोटेशन में लिखी है, यहां पर कैट साई एल जीरो लिखा है, तो यहां पर भी हम क्या करते हैं इस इक्वेशन की डिराक नोटेशन लिख लेते हैं। तो एच जीरो तो सिंपल रहेगा ऐसे ही, मींस जो वेव फंक्शन है उसको हमने कैट ब्रैकेट में डाल देना है, साई एल जीरो जो है वो कैट ब्रैकेट में आ गया, कैट साई एल जीरो इज इक्वल टू ई एल जीरो, तो एक नंबर है, इस साई एल जीरो को हमने कैट ब्रैकेट में डाल दिया, कैट साई एल जीरो, ये हमारी स्टार इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स इस एच जीरो साई एल जीरो की जगह पर एच जीरो कैट साई एल जीरो की जगह पर आप ये पुट करेंगे, क्योंकि ये जो है वो इसके बराबर है स्टार इक्वेशन के अकॉर्डिंग। यूजिंग स्टार इन 13, ये हमारी 13th इक्वेशन थी, यूजिंग स्टार इन 13 वी गेट, तो ध्यान से देखिएगा समेशन एल सी एल, तो यहां पर हम ई एल जीरो पुट करने जा रहे हैं, ई एल जीरो एक नंबर होगा, ई एल जीरो को हम पहले बाहर लिख देते हैं, ई एल जीरो पहले बाहर आ गया, फिर हमारे पास ये आ जाएगा ब्रा साई एम जीरो, हमने इसकी जगह पर ये पुट करना है, तो जो ई एल जीरो पुट करना था वो तो बाहर ले लिया, साथ में हमारे पास क्या बचा, कैट साई एल जीरो बचा, कैट साई एल जीरो को हम यहां पर लिख देंगे, तो इसकी जगह पर ये पुट करने पर आपको ये मिल जाएगा, ये टर्म ऐसी रहेगी, प्लस साई एन जीरो एच डैश साई एन जीरो, और इक्वल टू में ये टर्म हमारे पास ऐसी रहेगी, समेशन एल सी एल ई एन जीरो साई एम जीरो और साई एल जीरो, ये आ गया, प्लस में हमारे पास है ई एन वन, और साथ में हमारे पास है ब्रा साई एम जीरो कैट साई एन जीरो। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट स्टेप ये होगा। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, दो फॉर्मूला यूज करने हैं, अगर आप साई का साई के साथ इनर प्रोडक्ट करते हो तो वो 1 होता है, अगर आप साई का साई के साथ इनर प्रोडक्ट करते हो तो वो 0 होता है। इनर प्रोडक्ट का जो सिंबल होता है हमारे पास वो ये होता है, ये ब्रैकेट फिर यहां पर ये ब्रैकेट, ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट होता है। अगर यहां पर सेम वेव फंक्शंस हैं, साई साई है, तो इनका जो इनर प्रोडक्ट होगा वो 1 होगा। अगर ये वेव फंक्शन डिफरेंट है जैसे कि साई और फाई, तो वो हमारे पास इनर प्रोडक्ट 0 होगा। तो स्टूडेंट्स यहां ध्यान से देखिए, यहां पर इनर प्रोडक्ट है साई एम जीरो और साई एल जीरो का, यहां पर ये दोनों डिफरेंट है, बट जो एल की वैल्यूज हैं वो 1 से लेके एम तक वेरी कर रही हैं। तो अगर हम ये L की जब वैल्यूज हम पुट करना शुरू करेंगे तो ये L जो है वो M के बराबर भी कहीं ना कहीं निकल के आएगा। तो अगर हम इस L को M से रिप्लेस कर दें यहां पर समेशन को ओपन करके, तो साई एम जीरो हो जाएगा, वो तो 1 हो जाएगा, और बाकी जो L की जो वैल्यूज होंगी अदर देन M, उनके लिए ये इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, जहां जहां L लिखा है वहां वहां M पुट कर देना है। इस समेशन को ओपन कर रहे हैं हम, तो ये बनेगा CM EM 0 साई एम जीरो साई एम जीरो। हमने इस समेशन को ओपन किया, जब L इक्वल टू M होगा तो हमारे पास ये वाली टर्म बनेगी, और जब L
नॉट इक्वल टू m होगा तो उस केस में ये वाला वेव फंक्शन और ये वाला वेव फंक्शन डिफरेंट होंगे, जिनकी वजह से ये इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जाएगा। हमने सिर्फ सेम वेव फंक्शन वाला इनर प्रोडक्ट जो है वो रहने दिया क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो 1 होने वाली है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो हमारे पास परटर्बेशन है h डैश, वो साई एन जीरो को तो कुछ करेगी नहीं क्योंकि परटर्बेशन जो है वो सिर्फ अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शंस पर ही अप्लाई होगी। ये तो अनपर्टर्ब्ड सिस्टम का वेव फंक्शन है साई एन जीरो, तो ये परटर्बेशन जो है वो अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के वेव फंक्शन पर अप्लाई नहीं होगी, तो ये टर्म जो है वो एज इट इज रहेगी। प्लस साई एन जीरो एच डैश साई एन जीरो इज इक्वल टू, तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर भी हमने जो काम यहां पर किया है वही काम हम यहां पर करेंगे। इस समेशन को ओपन करेंगे, जब एल की वैल्यू एम हो जाएगी यहां पर, तो वो वाली टर्म हम लिख रहे हैं, मींस हम एल को एम से रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहां पर आ जाएगा सी एम, यहां पर आ जाएगा ई एन जीरो, यहां पर आ जाएगा साई एम जीरो साई एम जीरो, तो ये आ गया हमारे पास, ये आ गया। ध्यान से देखिए, हमने L को M से रिप्लेस कर दिया इस टर्म के अंदर, और जब L की कोई और वैल्यू होगी अदर देन M, तो उस केस में ये दोनों वेव फंक्शन डिफरेंट हो जाएंगे और उस केस में ये इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो हमने सिर्फ L इक्वल टू M वाली टर्म ही लिखी है, जहां पर भी M पुट कर दिया और इस L की जगह पर भी M पुट कर दिया, प्लस EN1। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर साई एम जीरो है, यहां पर साई एम जीरो है, दोनों वेव फंक्शन डिफरेंट है, तो इस टर्म की वैल्यू तो हो जाएगी 0। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, ये दोनों वेव फंक्शन सेम है, तो इस टर्म की वैल्यू तो हो गई 1, इस टर्म की वैल्यू, और यहां पर साई एम जीरो सेम वेव फंक्शन है, तो उसकी वैल्यू भी हमारे पास 1 हो गई। तो स्टूडेंट्स अगला स्टेप आपका होगा सी एम ई एम जीरो, इसकी जगह पर 1 आ गया, प्लस ये टर्म एज इट इज आएगी इज इक्वल टू सी एम ई एन जीरो, ये टर्म हमारे पास 1 हो गई है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, यहां से 1 जो है वो हटा देते हैं, मल्टीप्लाई वाले 1 को ये हटा दिया हमने। उसके बाद जब हम इस टर्म को उधर लेके जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, ये टर्म इज इक्वल टू सी एम ई एन जीरो माइनस सी एम ई एम जीरो आ जाएगा। यहां से सी एम जो है वो कॉमन ले लीजिए, सी एम कॉमन लेने के बाद आपके पास अंदर आ जाएगा ई एन जीरो माइनस ई एम जीरो, तो यहां से सी एम की वैल्यू आ जाएगी ब्रा साई एम जीरो एच डैश कैट साई एम जीरो अपॉन में ई एन जीरो माइनस ई एम जीरो, ये टर्म अपॉन में आ गई, हमारी 14th इक्वेशन होगी। तो जो हमें कांस्टेंट चाहिए था सी एम, वो हमारे पास आ चुका है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी ये 11th इक्वेशन है वो एल की टर्म्स में लिखी हुई है। मैंने आपको बताया था आप इस एल की जगह पर कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं स्मॉल लेटर्स में। हमने सी एम की वैल्यू निकाली है, तो अगर हमें 11th इक्वेशन को m के टर्म्स में लिखना हो तो 11th इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, इस तरह से लिखी जाएगी, साई एन वन इज इक्वल टू समेशन एल की जगह पर m आ जाएगा, सी एम साई एम जीरो आ जाएगा। हमने क्या किया, जहां जहां एल था वहां सिंपल m पुट कर दिया है राइट हैंड साइड में, यहां पर साई एन वन ही है हमारे पास, तो ये इसे भी हम 11th इक्वेशन मान सकते हैं। यहां पर l के टर्म्स में लिखी हुई है और यहां पर m के टर्म्स में लिखी हुई है, तो इस cm की वैल्यू को हमने सिंपली क्या करना है, इस 11th इक्वेशन में यहां पर पुट कर देना है। यूजिंग 14 इन 11 इक्वेशन को हमने m के टर्म्स में लिख लिया कुछ इस तरह से, वहां पर l के टर्म्स में लिखी हुई थी, यहां पर हमने m के टर्म्स में लिख लिया क्योंकि इस कांस्टेंट जो है वो हमने सीएम की वैल्यू निकाली है। तो हम यहां पर सीएम की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा साई एन वन इज इक्वल टू समेशन एम, यहां पर सीएम की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ब्रा साई एम जीरो एच डैश कैट साई एन जीरो, नीचे ई एन जीरो माइनस ई एम जीरो और मल्टीप्लाई में साथ में साई एम जीरो। तो स्टूडेंट्स यहां पर अगर हमारे पास एन और एम बराबर हो गए तो ये टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी और ये पूरी टर्म जो है वो इनफाइनाइट बन जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि वेव फंक्शन जो है वो इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, वो फाइनाइट होना चाहिए। तो यहां पर एक कंडीशन होगी, कंडीशन ये होगी कि m जो है वो n के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहां पे समेशन के नीचे आप m नॉट इक्वल टू n भी लिखेंगे जब आप ये वाला स्टेप करेंगे, जब क्योंकि अगर n और m बराबर हो गई तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से पूरा टर्म जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी और फंक्शन जो है वेव फंक्शन जो है वो कभी इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, इट शुड हैव फाइनाइट वैल्यू। तो उसके लिए हमें यहाँ पर m नॉट इक्वल टू n भी लिखना होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारी 15th इक्वेशन होगी। तो अगर आपको डिराग नोटेशन के टर्म्स में इक्वेशन नंबर 15 को लिखना हुआ तो आपको क्या करना होगा, सिंपली जहां जहां वेव फंक्शन है, ये वाला वेव फंक्शन और ये वाला वेव फंक्शन, इसको आपको कैट ब्रैकेट में लिखना होगा। तो आपको डिराग नोटेशन मिल जाएगी 15th इक्वेशन की, कैट साई एन वन इज इक्वल टू समेशन एम नॉट इक्वल टू एन, ये पूरी टर्म एज इट इज आ गई, इस वेव फंक्शन को हमने कैट ब्रैकेट में लिख दिया, कैट साई एन जीरो, ये हमारी 16th इक्वेशन हो गई। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है
ये जो 15th इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, ये है आपके पास फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन करने के बाद जो परटर्ब्ड सिस्टम का वेव फंक्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, हमारे पास अनपर्टर्ब्ड सिस्टम का वेव फंक्शन जो था वो साई एन जीरो था। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के बाद जो हमारे पास वेव फंक्शन है वो साई एन वन है। तो जब हम इस अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के वेव फंक्शन में इस फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन वेव फंक्शन को ऐड कर देंगे तो हमारे पास पर्टर्ब्ड सिस्टम का वेव फंक्शन मिलेगा आफ्टर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। तो साई एन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, वेव फंक्शन होगा पर्टर्ब्ड सिस्टम का, जिसको हमने फर्स्ट ऑर्डर तक करेक्ट कर लिया है। तो वो हमें कैसे मिलेगा, अनपर्टर्ब्ड सिस्टम का वेव फंक्शन प्लस जो हमने फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन की है वेव फंक्शन में, उन दोनों को ऐड करके मिलेगा। तो आप यहां पर लाइन लिखेंगे, द वेव फंक्शन फॉर द पर्टर्ब्ड सिस्टम करेक्टेड टू द फर्स्ट ऑर्डर इज गिवन एज। तो जो हमारे पास वेव फंक्शन होगा पर्टर्ब्ड सिस्टम का साई एन, जिसको हमने फर्स्ट ऑर्डर तक करेक्ट कर लिया है, वो किसके बराबर होगा, अनपर्टर्ब्ड सिस्टम का वेव फंक्शन प्लस जो हमने वेव फंक्शन में करेक्शन की है फर्स्ट ऑर्डर की, दैट इज साई एन वन, उन दोनों को ऐड करके मिलेगा। साई एन वन की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 15th इक्वेशन में। तो 15th इक्वेशन से इस साई एन वन की वैल्यू को उठाकर, ये पूरी की पूरी वैल्यू उठाकर आप यहां पर पुट कर देंगे। 15th इक्वेशन में यहां पर कैट ब्रैकेट नहीं है तो आप सिंपली इसको साई एन जीरो ही लिखेंगे यहां पर। तो फाइनली जो वेव फंक्शन होगा पर्टर्ब्ड सिस्टम का, जिसको हमने फर्स्ट ऑर्डर तक करेक्ट कर लिया है, वो होगा साई एन इज इक्वल टू साई एन जीरो प्लस ये वाला टर्म। ये हमारी 17th इक्वेशन होगी। यहां पर आपका सेकंड पॉइंट, बी पॉइंट भी कंप्लीट होता है, जिसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन जो है वो फाइंड कर लिया है। मींस हमने कैलकुलेशन कर ली है साई एन वन की, और साथ के साथ पर्टर्ब्ड सिस्टम का वेव फंक्शन भी फाइंड कर लिया है करेक्टेड टू द फर्स्ट ऑर्डर, जिसकी वैल्यू हमारे पास ये होगी। जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन फाइंड किया और जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन फाइंड किया, ठीक वैसे ही हम क्या करेंगे अब आने वाले सेक्शंस में सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे एंड सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी नॉन डीजेनरेट केस का पॉइंट नंबर 3, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, जिसे हम डिनोट करते हैं EN2 से। तो आप हेडिंग बना लीजिए सी पॉइंट, सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन कैलकुलेशन ऑफ EN2। देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन कैलकुलेट किया था तो वहां पर हमने 7th इक्वेशन यूज की थी। जब हमने फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन किया था पिछले सेक्शन में, तो वहां पर हमने इक्वेशन नंबर 7 ही यूज की थी। बट जब भी आपको सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन करना हो या फिर सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन करना हो, तो वहां पर हम 8th इक्वेशन का ही यूज करेंगे। तो सी और डी पॉइंट जो होगा हमारा अगला, उसमें हम 8th इक्वेशन का यूज करके ही सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन एंड सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन जो है वो फाइंड करने वाले हैं। तो हम इक्वेशन नंबर 8 लिख लेते हैं पहले। फ्रॉम इक्वेशन 8 वी हैव, इक्वेशन 8 को हमने पार्ट 1 में लिख लिया था, जो कि थी H0 psi n2 प्लस H डैश psi n1 इज इक्वल टू EN0 psi n2 प्लस EN1 psi n1 प्लस EN2 psi n0। तो स्टूडेंट्स, यहां पर भी हम क्या करेंगे, इस 8th इक्वेशन की डिराग नोटेशन लिखेंगे। मीन जो जो वेव फंक्शंस हैं, जहां जहां वेव फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है साई, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसको कैट ब्रैकेट में डालेंगे। इन डिराग नोटेशन अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज H0 cat psi n2 प्लस H dash cat psi n1 प्लस EN0 इक्वल टू EN0 cat psi n2 प्लस EN1 cat psi n1 प्लस EN2 cat psi n0। तो स्टूडेंट्स, ये हमने डिराग नोटेशन लिख ली है इक्वेशन नंबर 8 की। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे ब्रा psi n0 से लेफ्ट हैंड साइड से। तो हर एक टर्म के लेफ्ट हैंड साइड में आपको ब्रा psi n0 लिख देना है। तो ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में ब्रा psi n0 लिख दिया, H0 ऐसे ही रहेगा, कैट psi n2 हमारे पास ऐसे ही रहेगा, प्लस इस टर्म के लेफ्ट हैंड साइड में हमने ब्रा psi n0 लिख दिया, H डैश ऐसे ही रहेगा, कैट psi n1 ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू EN0 एक नंबर है, उसे हमने पहले लिख लिया। इसके लेफ्ट हैंड साइड में हमने कैट psi n0 लिख दिया और ये ब्रा psi n2 हमारे पास, ब्रा psi n0 लिख दिया और ये कैट psi n2 जो है वो ऐसे ही रख दिया हमने। EN1 अगेन एक नंबर है, इसको हमने सबसे पहले लिख दिया और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया
ब्रा साई एन 0 से, साथ में है कैट साई एन 1 प्लस यहाँ पर EN2 एक नंबर है उसे हमने पहले लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट साइड से ब्रा साई एन 0 से और साथ में है कैट साई एन 0। तो स्टूडेंट्स अगेन हम वही रूल लगाएंगे कि सेम वेव फंक्शंस का इनर प्रोडक्ट 1 होगा और डिफरेंट वेव फंक्शंस का इनर प्रोडक्ट 0 होगा। तो ध्यान से देखिए यहां पर देखिए ये हमारे पास साई एन 0 है, ये साई एन 2 है, ये दोनों डिफरेंट वेव फंक्शंस हैं, तो ये इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जाएगा। यहां पर साई एन 0 साई एन 1 डिफरेंट वेव फंक्शंस हैं, तो इनका इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ये साई एन 0 सेम वेव फंक्शंस हैं, इनका इनर प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा इसकी जगह पर। और यहां पर देखिए ये हमारे पास है अनपर्टर्ब्ड सिस्टम का हैमिल्टोनियन H0, ये किस पे ऑपरेट हो रहा है, साई एन 2 पर ऑपरेट हो रहा है, जो कि पर्टर्ब्ड सिस्टम का वेव फंक्शन है। H0 जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर ऑपरेट हो सकता है, साई एन 0 पर ऑपरेट हो सकता है, जो कि अनपर्टर्ब्ड सिस्टम का वेव फंक्शन है। H0 जो है वो पर्टर्ब्ड सिस्टम के वेव फंक्शन साई एन 2 पर ऑपरेट हो ही नहीं सकता, तो ये जो रिजल्ट है ये 0 आएगा, बिकॉज H0 जो है वो साई एन 2 में कुछ भी पर्टर्बेशन नहीं करेगा, क्योंकि ये अनपर्टर्ब्ड सिस्टम का वेव हैमिल्टोनियन है और ये पर्टर्ब्ड सिस्टम का वेव फंक्शन है, तो इसकी जगह पर आप 0 लिख देंगे। प्लस यहां पर ये टर्म जो है वो ऐसी देगी, क्योंकि ये पर्टर्बेशन है, हैमिल्टोनियन जो है वो किस पर काम करेगा, वो पर्टर्ब्ड सिस्टम के वेव फंक्शन पर ही काम करेगा। साई एन 1 जो है वो पर्टर्ब्ड सिस्टम का वेव फंक्शन है, तो H डैश पर्टर्बेशन जो है इस वेव फंक्शन में चेंज कर सकती है, तो ये टर्म जो है वो नॉन जीरो होगी, तो ये टर्म जो है वो एज इट इज रहेगी, इज इक्वल टू EN0, ये टर्म 0 हो गई, प्लस EN1 ये टर्म 0 होगी क्योंकि ये डिफरेंट वेव फंक्शंस का इनर प्रोडक्ट था, प्लस EN2 ये टर्म हमारे पास 1 होगी क्योंकि ये सेम वेव फंक्शंस का इनर प्रोडक्ट था। तो यहां से EN2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये टर्म 0 होगी पूरी, ये टर्म 0 होगी, ये टर्म 0 आ गई, तो EN2 जो है वो सिंपली इसके बराबर आ जाएगा। सो EN2 इज इक्वल टू ब्रा साई एन 0 H प्राइम कैट साई एन 1, ये हमारी 18th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में 16th इक्वेशन में हमने साई एन 1 कैट साई एन 1 की वैल्यू निकाली थी, जो कि थी समेशन m नॉट इक्वल टू n ब्रा साई एम 0 H डैश साई एन 0 कैट ब्रैकेट में EN0 माइनस EM0, यहां पर कैट साई एम 0। तो इस साई एन 1 कैट की जगह पर, इसकी जगह पर, इस पूरे की जगह पर हम ये पूरी टर्म जो है वो पुट करने वाले हैं। तो हम 16th इक्वेशन को मींस इसको इस 18th इक्वेशन में यूज करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए कैसे यूज करना है। तो आप लिखेंगे EN2 इज इक्वल टू, तो हमने इसकी जगह पर ये पुट करना है। तो पहले हम समेशन लिख देते हैं, समेशन m नॉट इक्वल टू n, ये टर्म लिख देते हैं पहले, ब्रा साई एम 0 H प्राइम या H डैश साई एन 0 कैट ब्रैकेट में और नीचे EN0 माइनस EM0, इसकी जगह पर हमने ये पुट करना है। तो पहले हमने ये पूरी टर्म लिख दी है जो कि एक नंबर होगा, ये लिख दिया पहले। अब हमारे पास ये बचा है साई एन 0 H डैश और इसके साथ जो ये बचा है कैट साई एम 0। तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे, ध्यान से देख लीजिए एक बार। हमने इसकी जगह पर ये पुट करना था, तो पहले हमने क्या किया, ये समेशन लिखा, समेशन m नॉट इक्वल टू n लिखा, ये पूरी टर्म लिखी पहले, फिर हमने ये दो टर्म्स लिखी, ब्रा साई एन 0 H डैश, फिर हमने ये लिख दिया कैट साई एम 0। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए ये जो टर्म है साई एन 0 H डैश साई एम 0, इसे हम कैसे लिख सकते हैं। अगर हमें मान लीजिए हमारे पास ये है, अगर हमने वेव फंक्शन इंटरचेंज करना है, फाई की जगह साई, साई की जगह फाई करना है, तो ये जो है अगर हमने ये करना है तो ये किसके बराबर होगा, ये साई H फाई के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर होगा। तो अगर आप इस टर्म का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेंगे तब आपको ये मिलेगा, अगर आप इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेंगे तब आपको ये मिलेगा। मींस आप ऐसे लिख सकते हैं फाई H साई का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो साई H साई के बराबर होगा। मींस कहने का मतलब यह है कि अगर आपको वेव फंक्शंस इंटरचेंज करने हैं तो आपको कॉन्जुगेट लेना होगा। तो अगर आप यहाँ पर साई एन 0 है, यहाँ पर साई एम 0 है, तो इसको इसकी जगह पर करना है, अगर आपको इसको इसकी जगह पर करना है आपको, तो आपको सिंपली कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करना होगा। तो आप लिखेंगे ब्रा साई एम 0 H डैश साई एन 0 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, क्योंकि साई एम 0 H
प्राइम साई एन जीरो का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है वो किसके बराबर होगा, कैट साई एन जीरो एच प्राइम साई एन जीरो के बराबर होगा। मींस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करने पर ये वेव फंक्शन जो है ये वाला और ये वाला अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत बार पढ़ा होगा कि साई स्टार इंटू साई जो है वो मॉड ऑफ साई के बराबर होता है। तो ध्यान से देखिए ये टर्म जो है वो विदाउट कॉन्जुगेट वाली है और ये टर्म जो है वो कॉन्जुगेट वाली है दोनों आइडेंटिकल, साई एन जीरो एच प्राइम साई एन जीरो, साई एन जीरो एच प्राइम साई एन जीरो, बट यहाँ पर स्टार लगा हुआ है और यहाँ पर स्टार नहीं लगा हुआ है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें इस टर्म का मॉडुलस का स्क्वायर मिलेगा। तो इसे आप लिख सकते हैं ई एन टू इज इक्वल टू समेशन एम नॉट इक्वल टू एन मॉड ऑफ ब्रा साई एम जीरो एच प्राइम कैट साई एन जीरो का स्क्वायर, नीचे ई एन जीरो माइनस ई एम जीरो, ये 19th इक्वेशन होगी। क्योंकि ये प्रोडक्ट इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब आप इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इस टर्म के मॉड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास En2 की वैल्यू आ चुकी है, सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन की वैल्यू आ चुकी है 19th इक्वेशन में। तो सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन करने के बाद जो कट ऑफ सिस्टम की एनर्जी होगी वो कितनी होगी, उसे हम कैसे लिखेंगे इसे ध्यान से देखिए। सो द एनर्जी ऑफ द कट ऑफ सिस्टम करेक्टेड टू सेकंड ऑर्डर इज गिवन बाय, देखिए स्टूडेंट्स जो एनर्जी होगी कट ऑफ सिस्टम की सेकंड ऑर्डर करेक्शन करने के बाद उसे हम ENC डिनोट करेंगे, वो किसके बराबर होगी, जो हमारी अनकट ऑफ सिस्टम की एनर्जी थी प्लस जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आया था एनर्जी का, उसमें हमें ऐड करना होगा सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन। मींस अनकट ऑफ सिस्टम की एनर्जी, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन और सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन करने के बाद इन तीनों को ऐड करने के बाद जो आपको एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी होगी कट ऑफ सिस्टम की करेक्टेड टू सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर पर तब आप तभी पहुंचेंगे जब आप उसमें फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो है वो ऐड करेंगे। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर En1 की वैल्यू जो है वो हम 9th इक्वेशन में फाइंड कर चुके हैं। पार्ट 1 में फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन में हमने En1 का एक्सप्रेशन फाइंड किया था, वहां पर हमने 9th इक्वेशन में फाइंड किया था और En2 की वैल्यू अभी अभी फिलहाल 19th इक्वेशन में फाइंड की है। तो अगर आप 9th इक्वेशन से En1 की वैल्यू और 19th इक्वेशन से En2 की वैल्यू उठाकर यहां पर पुट कर देंगे तो आपको एनर्जी मिल जाएगी कट ऑफ सिस्टम की, जो कि करेक्टेड होगी सेकंड ऑर्डर तक। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारा सी पॉइंट जो है वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन फाइंड कर लिया है, मींस En2 की वैल्यू फाइंड कर ली है और सेकंड ऑर्डर करेक्शन करने के बाद जो कट ऑफ सिस्टम की एनर्जी होगी उसका एक्सप्रेशन क्या होगा वो हमने लिख लिया है। तो स्टूडेंट्स टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी नॉन डीजेनरेट केस का एक पॉइंट बचा है, मींस जिसमें हमने सेकंड ऑर्डर करेक्शन करना है वेव फंक्शन में, वो हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम कैलकुलेट करेंगे लास्ट पॉइंट जिसमें हम सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन फाइंड करेंगे, मींस हम साई एन टू का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। तो आप हेडिंग बना लीजिए पॉइंट नंबर डी, सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन कैलकुलेशन ऑफ साई एन टू। देखिए स्टूडेंट जब हमने फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन किया था, मींस कैलकुलेशन करनी शुरू की थी साई एन वन की, तो वहां पर हमने साई एन वन को अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शंस के लीनियर कॉम्बिनेशन की टर्म्स में लिखा था। ठीक वैसे ही हम साई एन टू की वैल्यू को फाइंड करने के लिए साई एन टू को अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शंस के लीनियर कॉम्बिनेशन की टर्म्स में लिखेंगे। तो आप यहां पर फर्स्ट टाइम लिखेंगे द सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन साई एन टू कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शंस। अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन हमारे पास होंगे साई 1 0 साई 2 0 साई एन 0 ऑफ द सिस्टम। मीन साई एन टू को हम लिख सकते हैं a1 साई 1 0 प्लस a2 साई 2 0 प्लस अप टू an साई एन 0। वहां पर हमने कांस्टेंट c1 c2 cn लिए थे, यहां पर कांस्टेंट्स हमने a1 a2 an लिए हैं। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो अगर हमें इसे समेशन की फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं समेशन के ए के साई के 0। तो साई एन टू को हम इस तरह से लिख सकते हैं 20 इक्वेशन होगी। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस k की जगह पर हम कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं अदर देन n, क्योंकि n तो यहां पर यूज हो चुका है। तो हम यहां पर k की जगह पर l भी ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका हमें आगे यूज करना पड़ेगा। साई एन टू को हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन l a l साई l 0, ये 20b इक्वेशन होगी। तो यहां पर अगर हमें 20th इक्वेशन की डिराग नोटेशन लिखनी हो तो इस वेव फंक्शन को और इस वेव फंक्शन को आपको कैट ब्रैकेट में डालना होगा। कैट साई एन टू इज इक्वल टू समेशन के ए के
कैट साई के 0, ये 20a इक्वेशन होगी, इसका भी हम आगे यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था पिछले सेक्शन में, चाहे हमें सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन फाइंड करना हो, चाहे सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन फाइंड करना हो, हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 8 का। तो यहां पर भी हम इक्वेशन नंबर 8 यूज करेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से थी, h0 psi n2 प्लस h dash psi n1 इज इक्वल टू en0 psi n2 प्लस en1 psi n1 प्लस en2 psi n0। तो इसकी हम डिराग नोटेशन लिखेंगे पहले, मीन जो जो वेव फंक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं उनको हम कैट ब्रैकेट में डालेंगे। इन डिराग नोटेशन अबव इक्वेशन इज रिटन एज h0 cat psi n2 प्लस h dash cat psi n1 इज इक्वल टू en0 cat psi n2 प्लस en1 cat psi n1 प्लस en2 cat psi n0, ये हमारी 21st इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, 20a इक्वेशन को यूज करेंगे 21 इक्वेशन में। 20a इक्वेशन में हमारे पास cat psi n2 की वैल्यू है, तो cat psi n2 आपको यहां पर दिखाई दे रहा है और यहां पर दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों cat psi n2 की जगह पर हम ये पुट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, पहले हम समेशन a के लिख देते हैं जो कि एक कांस्टेंट टर्म है, समेशन k a के, फिर हम लिख देते हैं ये h0 हैमिल्टोनियन, फिर हम इसकी जगह पर ये पुट कर रहे हैं तो इसकी जगह पर ये आ जाएगा cat psi k 0, ये आ गया, प्लस ये टर्म ऐसी रहेगी h dash psi n1 इज इक्वल टू en2, एक en0 कांस्टेंट है, इसकी जगह पर हमने ये पुट करना है। तो अगेन समेशन k a के पहले लिख देते हैं, फिर हम en0 लिख देते हैं, फिर हम इसकी जगह पर ये लिख देते हैं cat psi k 0 प्लस en1 psi n1 प्लस en2 psi n0। तो यहां तक आ गया हमारे पास। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे ब्रा साई एल 0 से लेफ्ट हैंड साइड से, जैसा अब तक हम करते आ रहे हैं। तो समेशन के ए के को हम पहले लिख देते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, समेशन के ए के पहले लिख दिया, इस h0 के लेफ्ट हैंड साइड में ये लिख देते हैं, फिर ये लिखेंगे साई के 0, फिर हम इसके लेफ्ट हैंड साइड में ये लिखेंगे इज इक्वल टू, इसके लेफ्ट हैंड साइड में ये लिखना है ए के और en0 कांस्टेंट है, पहले हम लिख देते हैं कांस्टेंट टर्म्स, फिर हम इसके लेफ्ट हैंड साइड में ये लिख देते हैं उसके बाद इसके लेफ्ट हैंड साइड में लिख देते हैं en1 कांस्टेंट है, इसके लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं साई एल 0 साई n1 ऐसे ही आएगा, उसके बाद en2 कांस्टेंट है और इसके लेफ्ट साइड में हम लिख रहे हैं साई एल 0, ये हमारे पास आ गया है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं कि h0 psi n0 जो है वो en0 psi n0 के बराबर था फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अगर हम यहां पर n को k से रिप्लेस कर दें तब भी ये काम हमारा चल जाएगा। यहां पर k आ गया, यहां पर k आ गया, यहां पर k आ गया, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं k के टर्म्स में। बट हमें यहां पर h0 cat psi के 0 की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ डिराग नोटेशन ले लेते हैं। h0 ऐसे आएगा, psi के 0 को हमने कैट ब्रैकेट में डाल दिया, cat psi के 0 इज इक्वल टू e के 0 और साथ में cat psi के 0 आ गया, ये स्टार इक्वेशन होगी। स्टार इक्वेशन डबल स्टार देंगे क्योंकि स्टार इक्वेशन हम पहले दे चुके हैं, ये डबल स्टार इक्वेशन है। यूजिंग डबल स्टार इन 22 वीक गैप, तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, यहां पर आपको ये पुट करना है। तो ध्यान से देखिए, समेशन के ए के, अब इसकी जगह पर आपको ये पुट करना है, ई के 0 एक नंबर है तो ई के 0 को तो हम पहले लिख देते हैं, फिर हम ये लिख देते हैं ब्रा साई एल 0, फिर हम ये लिख देते हैं साई के 0, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद ये टर्म हमारे पास ऐसी रहेगी, इज इक्वल टू, ये टर्म हमारे पास ऐसी रहेगी, en1 -
देखिए स्टूडेंट्स, ये जो टर्म है यहाँ पे साई एल जीरो है, ये भी साई एन जीरो है, ये भी अनपर्टर्ब सिस्टम का वेव फंक्शन है क्योंकि जीरो लगा हुआ ऊपर, और ये भी अनपर्टर्ब सिस्टम का वेव फंक्शन है क्योंकि जीरो लगा हुआ ऊपर। और ये दोनों जो हैं हमारे पास अनपर्टर्ब सिस्टम के वेव फंक्शंस हैं और ये डिफरेंट वेव फंक्शंस है, और डिफरेंट वेव फंक्शन का इनर प्रोडक्ट जो है वो जीरो हो जाएगा। तो यहां पर आप जीरो पुट कर देंगे इसकी जगह पर। तो स्टूडेंट्स यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, वो फॉर्मूला यूज करेंगे कि अगर सेम सेम वेव फंक्शंस हैं तो इनर प्रोडक्ट 1 होगा, अगर डिफरेंट वेव फंक्शंस हैं तो वो 0 होगा। एक को तो हम ऑलरेडी 0 कर चुके हैं, चाहे तो आप अगले स्टेप में 0 कर सकते थे, पर मैंने इसको यहीं पर 0 कर दिया है ताकि ये लास्ट टर्म जो है हमें लिखनी ना पड़े बार बार। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये जो समेशन है वो k की वैल्यूज के ऊपर है। अगर हम k की वैल्यूज को रिपीट करें यहां पर, और k की वैल्यू कभी ना कभी तो l के बराबर होगी, तो ये साई एल जीरो जो है साई एल जीरो के बराबर हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और बाकी k की वैल्यूज के लिए अदर देन l ये जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा। तो इस समेशन को ओपन कीजिए। इस समेशन को ओपन करके आपको सिर्फ k की l वाली वैल्यू को यहां पर रखना है, बाकी कोई वैल्यू नहीं रखनी है यहां पर k की आपने। तो ये बन जाएगा al el 0 और यहां पर साई एल जीरो, और इस k की जगह पर आपने l पुट कर दिया। ये वाला इनर प्रोडक्ट जो है वो 1 होगा, बाकी k की l की वैल्यू को छोड़ के बाकी सभी वैल्यूज के लिए इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। प्लस ये टर्म आप ऐसे ही रखेंगे, साई एल जीरो, उसके बाद है साई एन 1 इक्वल टू वाली टर्म्स में यहां पर लिख रहा हूं जो यहां पर इक्वल टू में है। यहां पर अगेन k की वैल्यूज को रिपीट करेंगे, k की वैल्यू को हम जब l रखेंगे तो ये इनर प्रोडक्ट 1 होगा, बाकी सभी k की वैल्यूज के लिए अदर देन l ये इनर प्रोडक्ट 0 होगा। तो हम यहां पर k की जगह l रख देते हैं। यहां पर हमारे पास en1, ये साई एल जीरो है, ये अनपर्टर्ब सिस्टम का वेव फंक्शन है, और ये साई एन 1 है, ये पर्टर्ब सिस्टम का वेव फंक्शन है। तो इसको आपने ऐसे ही रखना है। ये आ गया आपके पास। अब आप इसकी जगह 1 कर दो और इसकी जगह पर 1 कर दो, al el जीरो प्लस साई एल जीरो h इज इक्वल टू al el, ये 1 हो गया, en है ये, प्लस en1 ये आ गया। इस टर्म को आप उठाकर इधर ले आओ, al कॉमन आ जाएगा, el जीरो अंदर आ गया, ये टर्म जाके माइनस की हो गई, माइनस en जीरो, और इस टर्म को आप उधर ले जाओ, और इस टर्म को इधर लेके आ रहे हैं तो ये माइनस की हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहां तक हम पहुंच चुके हैं, इसके आगे का पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम इस इक्वेशन तक पहुंच चुके थे, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 23। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इस कैट साई एन 1 की जगह पर 11b इक्वेशन का यूज करेंगे। 11b इक्वेशन थी कैट साई एन 1 इज इक्वल टू समेशन के सी के कैट साई के जीरो, और यहां पर इस कैट साई एन 1 की जगह पर हम 16th इक्वेशन का यूज करेंगे। 16th इक्वेशन थी हमारे पास कैट साई एन 1 इज इक्वल टू समेशन एन नॉट इक्वल टू एन कैट ब्रा साई एन जीरो एच डैश साई एन जीरो कैट ई एन जीरो माइनस ई एम जीरो कैट साई एन जीरो। तो स्टूडेंट्स ये 16th इक्वेशन को यहां पर यूज करेंगे और इस 11b इक्वेशन की को हम यहां पर यूज करेंगे। तो ध्यान से देखिए, al el जीरो माइनस en जीरो इज इक्वल टू en जीरो। अब देखिए हमने इसकी जगह पर ये पुट करना है, समेशन के सी के पहले लिख देते हैं, समेशन के सी के पहले लिख दिया, फिर हम लिख रहे हैं en1, फिर हम इसकी जगह पर ये लिख देंगे कैट साई के जीरो। तो हमने इसकी जगह पर ये पुट कर दिया तो हमें ये मिल गया। और ध्यान से देखिए यहां पर आपको ध्यान से देखना होगा। अब
यहां पर इसकी जगह पर हमें ये पुट करना है पूरा का पूरा। तो पहले हम ये वाली टर्म लिख देते हैं, ये वाली जो कि एक कांस्टेंट टर्म है, समेशन m नॉट इक्वल टू n ब्रा साई m 0 h डैश साई n 0, नीचे है हमारे पास e m 0 माइनस e m 0। फिर हम क्या करते हैं, ये टर्म लिख देते हैं, ये वाली कैट साई l 0 h डैश, फिर हम ये वाली टर्म लिख देते हैं, ये आ गया। तो हमने इसकी जगह पर ये पुट किया, पहले हमने ये समेशन के साथ ये जो टर्म लिखी है पहले वो लिख दी, फिर हमने ब्रास आई एल 0 एच डैश लिखा, फिर साथ में ये लिख दिया कैट फाई एम 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारी सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, अब हमें क्या करना है, एक चीज की ध्यान से देखो आप, यहां पर हमने साई एन 1 की वैल्यू ये पुट की थी, बट इसके साथ ये भी तो लगा हुआ था ब्रास आई एल 0। तो यहां पर आपको दोबारा पुट करके दिखाता हूं मैं एक बारी। तो देखिए यहां पर इसकी जगह पर हम ये पुट कर रहे हैं, तो पहले हम समेशन के सी के लिख देते हैं, साथ में ई एन 1 एक नंबर है जो वो लिख देते हैं, ये ब्रा साई एल 0 हमारे पास ऐसे ही रहेगा, और इसकी जगह पर हम ये पुट कर रहे हैं समेशन के सी के, तो बाहर ले लिया, और इसकी जगह पर हमारे पास साई के 0 आ जाएगा। ये हमने लिखना मिस कर दिया था, तो हमने यहां पर एक करेक्शन कर ली है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, यहां पर समेशन को खोलेंगे और के की सिर्फ ये वाली वैल्यू लेंगे एल वाली, क्योंकि साई एल 0 जो है वो 1 हो जाएगा, और के की सभी वैल्यूज के लिए अदर देन एल ये इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जाएगा। तो आपको मिलेगा ई एन 1, यहां पर के की जगह एल पुट कर दिया, सी एल इनर प्रोडक्ट साई एल 0 विद साई एल 0, के की जगह पर हमने एल पुट कर दिया, माइनस ये टर्म एज इट इज, ये टर्म एज इट इज आ गई यहां पर। तो ये इनर प्रोडक्ट 1 हो गया, इसको हम नहीं लिख रहे, तो ये बनेगा, यहां से माइनस साइन कॉमन ले लो, ए एल ई एन 0 पहले आ गया, माइनस ए एल 0 हो गया, ये पहले आ गया, ये बाद में माइनस का हो गया, ई एन 1 सी एल माइनस ये 1 हो चुका है, ये टर्म हमारे पास एज इट इज आ गई। ये 24th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी एल की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने 14th इक्वेशन में फाइंड की थी, और यहाँ पर ई एन 1 की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने 9th इक्वेशन में फाइंड की थी। 14th इक्वेशन में एक्चुअली हमने सी एम की वैल्यू फाइंड की थी, ब्रा सी एम 0 एच डैश साई एन 0, नीचे ई एन 0 माइनस ई एम 0, बट हमें यहाँ पर सी एल चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एम को जहां जहां एम है वहां एल पुट कर देते हैं। तो 14th इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सी एल इज इक्वल टू समेशन, एम को हम एल से रिप्लेस कर रहे हैं, एच डैश ऐसे रहेगा, साई एन 0 ऐसे रहेगा, और नीचे ई एन 0 ऐसे रहेगा, और इस एम को एल से रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये आ गया। तो सी एल की वैल्यू हमारी ये बनेगी। 14th इक्वेशन में हमारे पास सी एम था, हमने एम को एल से रिप्लेस कर दिया, तो सी एल की वैल्यू आ गई। और 9th इक्वेशन में हमारे पास ई एन 1 की वैल्यू थी ये, तो इस ई एन 1 की जगह पर, इस ई एन 1 की जगह पर ये पुट करेंगे, और इस सी एल की जगह पर ये पुट करेंगे। तो आपका अगला स्टेप ये होगा, माइनस ए एल ई एन 0 माइनस ए एल 0 इज इक्वल टू ई एन 1 की जगह पर हम पुट कर रहे हैं ब्रा साई एन 0 एच डैश साई एन 0 कैट, और इस सी एल की जगह पर ये पुट कर रहे हैं ब्रा साई एल 0 एच डैश कैट साई एन 0, और नीचे ई एन 0 माइनस ए एल 0 माइनस ये टर्म पूरी की पूरी हमारी जो है वो एज इट इज हमने उतार दी है। तो स्टूडेंट्स आपने अब क्या करना है, इस ई एन माइनस ए एल 0 को डिनोमिनेटर में ले आना है। तो इस ई एन माइनस ए एल 0 को जब आप डिनोमिनेटर में लाएंगे, तो ई एन 0 माइनस ए एल 0 एक पहले से ही है, तो यहाँ पर तो हो जाएगा स्क्वायर, और जो आप डिनोमिनेटर में लाए यहाँ पर वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ई एन 0 माइनस ई एल 0, तो ये आ गया। बट ये जो वैल्यू आई है ये आपके पास माइनस ए एल की आई है, इस माइनस साइन को यहां से हटा दो, और यहां पर माइनस आ जाएगा, और यहां पर प्लस आ जाएगा। तो फाइनली जो आपको कांस्टेंट चाहिए था ए एल, उसकी वैल्यू आ चुकी है, ये पूरी की पूरी जो है वो ए एल की वैल्यू है। अगर आप इस ए एल की वैल्यू को पूरी की पूरी वैल्यू को उठाकर 20b इक्वेशन में डाल देंगे, जो कि थी साई एन 2 इज इक्वल टू समेशन एल ए एल साई एल 0, तो यहां पर आप इस एल की वैल्यू जो पुट कर देंगे ये पूरी की पूरी, तो आपको साई एन 2 मिल जाएगा। सो
यूजिंग 25th इन 20b वी गेट psi n2। आप चाहे तो ये वैल्यू पुट करके यहाँ पर दिखा सकते हैं, चाहे तो आप सिंपल ये लिख सकते हैं कि al की वैल्यू को, ये पूरी की पूरी al की वैल्यू को यहाँ पर पुट करके आपको psi n2 मिल जाएगा। तो लास्ट लाइन आप लिखेंगे सो द वेव फंक्शन ऑफ द पट ऑफ सिस्टम करेक्टेड टू द सेकंड ऑर्डर इज। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑर्डर करेक्शन के बाद जो आपका वेव फंक्शन होगा पट ऑफ सिस्टम का, वो किसके बराबर होगा? वो होगा हमारे पास पट ऑफ सिस्टम का वेव फंक्शन प्लस वेव फंक्शन करेक्टेड टू द फर्स्ट ऑर्डर प्लस वेव फंक्शन करेक्टेड टू द सेकंड ऑर्डर। तो साई एन टू की वैल्यू जो आपको यहां से मिलेगी एल की वैल्यू को पुट करने के बाद वो आपने यहां पर पुट कर देनी है, और साई एन वन की वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन में, वो वैल्यूज यहां पर पुट कर देंगे तो आपको यहां पर साई एन की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी वेव फंक्शन ऑफ द पट ऑफ सिस्टम करेक्टेड टू द सेकंड ऑर्डर। तो यहां पर जाकर आपका टाइम इंडिपेंडेंट थ्योरी का नॉन डीजनरेट केस जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, जिसमें हमने चारों पॉइंट जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। हमने फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी फाइंड कर लिया था पार्ट 1 में, और आज के पार्ट में हमने फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन फाइंड किया, सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी फाइंड किया एंड सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन फाइंड किया। तो स्टूडेंट्स आपको सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन तक ही करना है, नॉन डीजनरेट केस ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी का डीजनरेट केस। तो मिलेंगे उस टॉपिक के साथ, टिल देन टेक केयर।